बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 एक्रूअर्स एंड प्रीपेमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 10 की आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एग्जांपल नंबर 10 में प्रिपेयर रेलेवेंट लेजर अकाउंट टू कैलकुलेट रेंट इनकम एंड रिलेटेड एसेट एंड लायबिलिटी अंडर टू अकाउंट सिस्टम एंड सिंगल अकाउंट सिस्टम। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिंगल अकाउंट सिस्टम से, और हम लोग अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसकी रेंट इनकम का अकाउंट बनाएंगे। तो रेंट इनकम का अकाउंट हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्या उसने यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में कोई टाइम ड्यूरेशन बताया आपको? अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें पता चलेगा। कहते हैं आमिर सेट्स अप अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। द बिजनेस हैज अ 31 दिसंबर ईयर एंड। 2016 के स्टार्ट में बिजनेस स्टार्ट किया गया। द बिजनेस वाज बीइंग कंडक्टेड इन अ plaza purchase especially for conduct of business. However, 10 shops on ground floor were spared to be given to rent on 1 January 2016। और जिस दिन हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया उसी दिन हम लोगों ने प्लाजा परचेज किया। अब वो प्लाजा हमारा अपना ही है, लेकिन उसमें 10 शॉप्स ऐसी हैं जो हम लोगों ने रेंट आउट कर दी हैं, और वो रेंट आउट भी हम लोगों ने 1 जनवरी 2016। कहते हैं द रेंट ऑफ ईच शॉप हैड बीन एग्रीड एट ₹500 पर एनम विद ऑल द टेनेंट्स। कि तमाम शॉप से जो हमें रेंट आ रहा होता है वो ₹5000 पर एनम, ये पर मंथ नहीं है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट देखें। फिर कहते हैं 31 दिसंबर 2016 द रेंट कलेक्शन रिपोर्ट शोड। रेंट कलेक्शन रिपोर्ट शोड मतलब ये हम लोगों ने रेंट्स रिसीव किए हुए हैं। कितने? कहते हैं 7 टेनेंट्स पेड रेंट फॉर द ईयर 2016। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 इंटू 5000। तो 35,000 रुपए 7 टेनेंट्स ने 2016 का ही रेंट दे दिया हमने। फिर कहते हैं 2 ऑफ द अबाउट टेनेंट्स, मतलब इनमें से 2 ऐसे हैं जिन्होंने पेड एडवांस रेंट फॉर 2017। उन्होंने इन 7 में से 2 ऐसे हैं, अलग से नहीं है। और वो ऐसे हैं कि जिन्होंने हमें 2 इंटू 5 अगले साल का रेंट भी पे कर दिया है। 10,000 रुपए नेक्स्ट ईयर का रेंट आ गया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 45,000। ये हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर 2016 अमाउंट रिसीव की। ऑल राइट, 3 टेनेंट्स। अब देखिए 7 की बात उसने ऊपर तक कर दी थी, और ऐसा नहीं है कि उसने 9 की बात की हुई है, ऐसा नहीं है। उसने कहा था ये जो 2 लोग हैं वो भी इन 7 में ही शामिल है, जबकि टोटल शॉप्स हमारे पास कितनी थी? 10। तो टेनेंट्स भी तो 10 होने चाहिए थे। तो आपसे कहता है कि 3 और 3 tenants have not paid rent for the year 2016 yet, और वो हमारे पास 15,000 हमारा रिसीवेबल है। ऑल राइट, इन्होंने हमें रेंट पे नहीं किया, जबकि ये 10,000 रुपीज 2016 में 2017 का रिसीव कर लिया है। ये हमारी लाइबिलिटी है एट द एंड ऑफ ईयर 2016 कि हम लोगों ने रेंट इन एडवांस रिसीव किया हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। जबकि जो कैश पेड में जाके कैश रिसीव्ड में जाकर अमाउंट लिखनी है हम लोगों ने, वो जस्ट 35,000 नहीं लिखनी, हम लोगों ने 45,000 कैश के तौर पे जाके रिकॉर्ड करनी है। क्लियर? नेक्स्ट देखें। कहते हैं ऑन 31 दिसंबर 2017 द रेंट कलेक्शन रिपोर्ट शोर। अच्छा, अब पहले 16 को कंप्लीट कर लें। 16 हमारा फर्स्ट ईयर था, तो 16 के स्टार्ट में कोई ओपनिंग नहीं आने थे, ना कोई रेंट इन एडवांस आना था हमारे पास, ना कोई एक्रियोड रेंट रिसीवेबल, कुछ भी नहीं आना था। हम लोगों ने कैश रिसीव किया, तो वो कौन सी साइड पर जाएगा? रेंट इनकम अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, कैश या बैंक। कितना रिसीव किया हम लोगों ने? ये वाली अमाउंट आ जाएगी 45। उसके बाद ये जो 10,000, ये 10,000 हमारी लाइबिलिटी है, तो ये 10,000 हमारे पास इधर, और इसका क्या नाम होगा हमारे पास? अनअर्न्ड इनकम या इनकम इन एडवांस। अच्छा, उसके बाद ये जो 15,000 रुपीज है हमारे पास,
ये 15,000 हमारे लिए हमारा एसिड बन जाएंगे, इनकम रिसीवेबल, और जाकर अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। नहीं, प्रॉफिट और लॉस, एक्सपेंसेस के लिए प्रीपेड का वर्ड यूज होता है, इनकम के लिए प्रीपेड का वर्ड यूज नहीं करते, इनकम इन एडवांस, राइट। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। अब जब 2017 के लिए हम लोग जाएंगे तो यहीं से ओपनिंग करेंगे 15 एंड 10। ये क्लियर है? नेक्स्ट देखें, कहते हैं द रेंट कलेक्शन रिपोर्ट, तो मतलब हम लोगों ने टोटल रिसीव कितना किया है और हम कौन से ईयर में मौजूद हैं, और यहां पर चला जाएगा कैश 60,000। अच्छा, अब देखो इस 60,000 में वो 15,000 जो रिसीवेबल था वो शामिल है, साथ में हमारे पास 6 टेनेंट्स हैं जिन्होंने 2017 के लिए ही पे किया, और हमारे पास 3 टेनेंट्स पेड एडवांस रेंट फॉर ईयर 2018 एडवांस रेंट 15,000, ये हमारे लिए हमारी लाइबिलिटी। तो कौन सी साइड पे जाके लिखें, ये 15,000 लाइबिलिटी किस नेम से आ जाएगी, एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम, राइट। और फिर कहते हैं 2 टेनेंट्स हैव नॉट पेड रेंट फॉर द ईयर 2017, और वो कितना बनता है, और ये 10,000 यहां पर आ जाएगा, क्लियर। और आपके पास ये अकाउंट्स क्लोज 80, यहां पर 80 और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देंगे। अच्छा, अब अगर आप लोग खुद देखें भाई कितने टेनेंट, कितनी शॉप्स मौजूद हैं, तो टेनेंट्स कितने हैं 10, सारी की सारी रेंट आउट है, और पर ईयर हमारे पास कितना रेंट है 5,000, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को अपनी इनकम कितनी चार्ज करें 5 into 10 50,000। तो ये देखें फर्स्ट ईयर में भी 50,000, सेकेंड ईयर में भी 50,000, कोई मंथ खाली नहीं था हमारे पास टाइम ड्यूरेशन, और ना ही कोई शॉप खाली थी, तो 10 into 5 50,000 रुपीज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। एनी क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गए? नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर 11। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज टू इनेबल ZT to finalize its monthly financial statements for the month of January 2000। अच्छा, ये नहीं है फॉर द ईयर एंडिंग जनवरी, नहीं है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब आप लोगों ने सिर्फ जनवरी के मंथ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। जनवरी से रेलिवेंट कोई एक्सपेंस होगा तो आपने रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज बाकी सारा वो प्रीपेड एक्रूवल्स वगैरह में चला जाएगा। सिर्फ एक महीने को देखना है आपने, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016। अक्सर बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो ईयर को देख रहे होते हैं, जबकि हम लोगों ने पर ईयर अकाउंटिंग नहीं करनी, पर मंथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट्स बतानी है। और यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज बतानी है, मतलब कैश पेड कैश रिसीव्ड की एंट्री नहीं बतानी। एडजस्टिंग एंट्री कौन सी होती है, एक्रूवल्स एंड प्रीपेड की जो एंट्रीज हमारे पास होती हैं, इनकम से रेलिवेंट अर्नड या एक्रूड इनकम, इनसे रेलिवेंट जो एंट्रीज होती हैं उन्हें एडजस्टिंग एंट्रीज कहा जाता है। हम लोगों ने वो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है अंडर एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अब बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। Zomil Traders commenced business on 2000, और हम लोग अब कौन सी डेट पर मौजूद हैं 31 जनवरी 2016। एक महीना गुजरा है अभी, और एक महीने के बाद वो अपने अकाउंट्स की क्लोजिंग कर रहे हैं, कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज बताएं। फिर देखें एंड इज मेंटेनिंग इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर कैश बेसिस। इससे पहले वो कैश बेस अकाउंटिंग कर रहा था, मतलब जो कैश रिसीव कर रहा है रिकॉर्ड कर रहा है, जो कैश पे कर रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहा है।
अभी तक उसने अपने पास एक्रूअल्स एंड प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं किए, वो हमने करके देने हैं उसे। अब नेक्स्ट देखें, तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर अपीयरिंग इन इट्स, अब ये सारी ट्रांजैक्शन बता दी और एंड पे क्या जाके कहते हैं, अंडर एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग, जबकि इनिशियली कौन सी थी। तो हम लोग भी स्टार्ट में ऐसे ही कर रहे होते हैं, जब तक हमने लेजर्स को क्लोज नहीं करते, जितना कैश वगैरह रिसीव करते हैं वो लिख दिया करते हैं, और एंड पे जाके जब एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं, तो बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा अब सुनिएगा जरा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन 8 जनवरी 2016, कहते हैं 1 year's ऑफिस रेंट वाज पेड इन एडवांस अमाउंटिंग टू रुपीज, बड़ी बड़ी सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। ये देखो मैं आपको ये चीज टी अकाउंट से समझा देता हूँ। ये आप लोगों ने टी अकाउंट बनाया, अगर मैं आपसे कहूंगी भाई टी अकाउंट बना कर दो, अब यहाँ पर टी अकाउंट बनाएंगे रेंट एक्सपेंस। अच्छा जो अमाउंट आपने 8 जनवरी को पे की 1.2 मिलियन, कौन सी साइड पे लिखोगे, रेंट एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पर। ऑलराइट, यहां पर आप जाके लिख दोगे कैश 1.2। ये बात सबको क्लियर है, ये एंट्री नहीं बतानी थी हमने एडजस्टिंग एंट्री, एक्रूअल्स एंड प्रीपेड की एंट्रीज बतानी है। अच्छा अब ये देखो, ये 1.2 मिलियन कितने अरसे के लिए है, जबकि अभी तक कितना हमारे पास टाइम स्पेंड हुआ है, जस्ट 1, तो एक्सपेंस भी तो 1 मंथ का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है जैसे 11 मंथ्स के लिए मेरा प्रीपेड है, 11 मंथ्स के लिए मेरे पास प्रीपेड मौजूद है, तो 11 मंथ्स का प्रीपेड कहां पर आ जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। और ये कितनी अमाउंट आएगी, 1.2 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, 1.1। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या चार्ज करेंगे, 1 मंथ का रेंट 0.1। 1.2 मिलियन आपके पास आ रहा है, मतलब 12 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं पूरे 1 साल का रेंट, तो 1 महीने का रेंट 1 लाख रुपया बनता है, तो वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगा 0.1, 1 लाख रुपया। ओके, और जो बाकी 11 लाख रुपए हैं वो जनवरी के मंथ के एंड पर प्रीपेड एक्सपेंस है। क्लियर है ये बात। तो हम लोगों ने ये वाली एंट्री उसको रिकॉर्ड करके देनी थी। अब जरा मुझे बताएं आप इस एंट्री को किस तरह से रीड करेंगे, हाँ जी शाबाश, गुड। प्रीपेड रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 1.1 से। तो ये देखो ये आपके पास फर्स्ट जर्नल एंट्री आपको समझ आ चुकी होगी, प्रीपेड रेंट टू रेंट एक्सपेंस। अच्छा ये होती है नरेशंस, इन्हें बोला जाता है नरेशंस, कि आपने जर्नल एंट्री तो आपने बता दी, अब कुछ होते हैं हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉन अकाउंटेंट पर्सन, उन्हें नहीं पता होता व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, और उन्हें नहीं समझ आती कि भाई ये तुम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, उन्हें जर्नल एंट्रीज का भी नहीं पता होता। तो उनको अपने एक सिंपल वर्ड्स में बताया जाता है कि बेसिकली हुआ क्या है। तो हमने उसे कहा कि रेंट फॉर द पीरियड, अब ये देखो जनवरी तो गुजर गया, बाकी कौन सा रह गया, फेब से दिसंबर तक, ऑलराइट, डेबिटेड टू प्रीपेड अकाउंट्स, ऑलराइट। ये होती है नरेशन। अच्छा नरेशन का ना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो यहाँ पर आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं। हाँ FPR 1 में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वहां पर जाकर जब हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज किसी भी टॉपिक से रेलेवेंट बतानी हो, नरेशन मस्ट हो जाती है। क्या आप लोगों ने साथ में बताना होता है कि इन एक्चुअल इवेंट अकर क्या हुआ है, तो वो अपने वर्ड्स में जर्नल एंट्री के बिल्कुल नीचे लिखा जाता है। अभी के लिए अगर आप इस ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है हमारे पास, इसको स्किप भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये FPR 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रो टू अकाउंटिंग में इसकी इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। एंट्री समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट, ये देखें
15 जनवरी हर ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं और फिर जाके इसकी समझ आनी। इस वजह से प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको स्किप किया था ताकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके और आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। देखें, कहते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ ₹20 मिलियन वाज मेड अगेंस्ट अ परचेज ऑर्डर। अब यहां पर हमें अकाउंटिंग ने कहा कि भाई अपनी परचेजेस ना कंसीडर करना उस वक्त तक जब तक कि गुड्स ना रिसीव कर लो। अब अगर हमने उनको एडवांस पे किया हुआ है ना, तो एडवांस के अगेंस्ट कभी भी आप लोगों ने जाकर अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड नहीं करना। ऑलराइट, जब तक कि गुड्स ना आ जाए। अब नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, कहता है 60% ऑफ द ऑर्डर्ड गुड्स, हम लोगों ने उसे जितना भी ऑर्डर किया था 20 मिलियन के अगेंस्ट, उसका 60% हम लोगों ने रिसीव कर वर रिसीव्ड इन जनवरी 2000। तो भाई 20 मिलियन का 60% रिसीव कर लिया आप लोगों ने और वो आपके पास चला जाएगा परचेजेस के अंदर। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, 40% अभी भी आपके पास गुड्स रिसीव करने वाली हैं। ऐसे नहीं है जैसे आपने अपने सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट की हुई है, लेकिन अब वो एडवांस 20 मिलियन का नहीं है, अब वो एडवांस 20 मिलियन के 40% के इक्वल जो गुड्स आप लोगों ने रिसीव नहीं की। तो 20 मिलियन का 40% कितना बच जाएगा आपके पास? 8 मिलियन। 8 मिलियन आपके पास आपका एसिड है। 8 मिलियन आपके पास आपका एसिड है, एसिड के तौर पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब एसिड की नेचर क्या होती है? डेबिट। अब इसकी जब आप लोग एंट्री बनाएंगे तो ये आ जाएगा एडवांस टू सप्लायर्स के नेम से। इस एसिड का क्या नेम होगा? एडवांस टू सप्लायर्स के नेम से। जबकि आपने इसको अपनी परचेजेस कंसीडर, और उसने आपसे कहा था ना कि आप कैश बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग में बेटा उसने 20 मिलियन जैसे ही अपने सप्लायर्स को पे किया था, उसने पेमेंट के टाइम पर अपनी सारी की सारी परचेजेस रिकॉर्ड कर दी, जबकि सारी परचेजेस नहीं हुई। अभी उनमें से 12 मिलियन की परचेजेस हुई हैं, 8 मिलियन तो नहीं हुआ ना, तो उसने अपनी परचेजेस को 8 मिलियन से ओवरस्टेट किया हुआ है। और परचेजेस की नेचर क्या होती है हमारे पास? डेबिट नेचर होती है। तो जब उसको कम करेंगे तो फिर क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो। ऑलराइट, मतलब ये ऐसा है कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग थी, उसने 20 मिलियन पे किया, तो ये देखें उसने कुछ यूं कर दिया, यहाँ पे परचेजेस, उसने परचेजेस का अकाउंट बनाया और जैसे ही उसने जाकर अपने 20 मिलियन रुपीस पे किए तो उसने क्या एंट्री रिकॉर्ड की? परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट में जाकर उसने 20 मिलियन से ही अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड किया हुआ है। तो उसने कैश के अगेंस्ट क्या अमाउंट लिख दी यहाँ? 20। अब जब अकाउंटिंग ईयर का एंड हुआ, हमने देखा यार हम लोगों ने तो जस्ट 60% गुड्स रिसीव की हुई हैं। अब कैश बेस्ड अकाउंटिंग में होते ना तो 20 मिलियन की परचेजेस चली जाती, कोई मसला नहीं था। लेकिन एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग ने मना किया है कि भाई जितनी गुड्स रिसीव की हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अपनी परचेजेस उतने की लेकर जाना, जबकि 40% तो अभी हम लोगों ने गुड्स रिसीव की ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और 20 का 40% यहाँ पे लिख देंगे और इसके सामने लिखेंगे कि भाई ये हमारी परचेजेस नहीं है, ये हमारी एडवांस टू सप्लायर्स। ऑलराइट, और रिमेनिंग जो 12 मिलियन है हमारे पास वो हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाएगा। ये जर्नल एंट्री थी हमारे पास, एडवांस टू सप्लायर्स अकाउंट डेबिट एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। सेकंड में किसी को कोई इशू? अब ये एंट्री समझ आ गई सब बच्चों को? देखें, परचेजेस एडजस्टेड फॉर द गुड्स नॉट येट रिसीव। क्लियर? इसी तरह से अगर आप लोग अपने कस्टमर से कोई अमाउंट रिसीव कर लेते हैं इन एडवांस, तो वो भी आपकी सेल्स नहीं होती जब तक कि आप अपने कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर ना कर। अब यहां देखें 21 जनवरी
5 million were received against supply of goods in January 2000. 5 million हम लोगों ने रिसीव किया, और सिर्फ इस वजह से कि हम जनवरी में गुड्स को ट्रांसफर कर सकें अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई करें किसको? अपने कस्टमर्स को। देखिए भाई, सप्लायर्स को सप्लाई नहीं करेंगे, सप्लायर से गुड्स रिसीव करेंगे और कस्टमर को गुड्स सप्लाई करेंगे जाकर। कहते हैं गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज could not be delivered in time because of our transports, right? तो भाई 2 मिलियन की हो गई रिकॉर्ड। अच्छा, 2 मिलियन का कोई इशू नहीं है, इशू किस चीज का है? इन 3 मिलियन का। ये 3 मिलियन, अब आप बताएं, आप अमाउंट रिसीव कर चुके हैं, आपका एसेट है या लायबिलिटी है? आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है किस नेम से है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नेम से है। क्या नेचर होती है इसकी? लायबिलिटी की। तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट किसको करेंगे? सेल्स को डेबिट कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे 5 मिलियन हम लोगों ने अपना सारे का सारा अपनी सेल्स में रखा हुआ था, उसमें से 3 मिलियन की तो हम लोगों ने गुड सप्लाई नहीं की, तो क्या वो मेरी सेल्स हैं? नहीं, तो फिर डेबिट कर दो, क्योंकि सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है। ऑलराइट, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स अकाउंट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। सब बच्चों को क्लियर? और देखें, सेल्स एडजस्टेड फॉर द गुड्स येट नॉट येट डिलीवर। ये तमाम बच्चों को क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट देखें, 31 जनवरी 2016। 31 January, sales was booked on receipt of a check amounting to rupees 0.9 million। मतलब 31 जनवरी है और हम लोगों ने अपनी सेल्स को बुक किया हुआ है और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने चेक रिसीव कर दिया है, और वो चेक कितनी अमाउंट का हम लोगों ने रिसीव किया है? 0.9 मिलियन का हम लोगों ने चेक रिसीव किया है। और ये 0.9 मिलियन कैसे है? विच रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड नेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। अच्छा, अब मुझे बताओ, चेक हमने रिसीव कर लिया 31 जनवरी को, गुड्स हमने कब ट्रांसफर की होंगी, कब डिलीवर की होंगी? आपके क्या ये स्टेटमेंट पढ़कर आपको क्या लगा कि अमाउंट तो चले रिसीव कर ली हम लोगों ने, चेक हम लोगों ने रिसीव कर लिया 0.9 मिलियन का, ये बात तो समझ आ गई है ना? अच्छा, दूसरा साथ में ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हम लोगों ने चेक रिसीव किया हुआ ये 10% कैश डिस्काउंट पर है, मतलब नेट अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट नहीं। मुझे ये बताओ कि अमाउंट आ गई है हमारे पास, मैंने गुड्स कब डिलीवर की हूँ? जब मैंने करनी है अभी गुड्स डिलीवर। हाँ जी। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैंने फ्यूचर में अभी गुड्स डिलीवर करनी है, मतलब जनवरी के बाद फैब में जाकर गुड्स डिलीवर करनी है? कितने लोग हैं? अच्छा, कितने ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैंने गुड्स डिलीवर 31 जनवरी को ही की है? स्टेटमेंट को पढ़कर कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि गुड्स डिलीवर मैंने 31 जनवरी को ही की है? सही, शाबाश। और कितने ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई हम गुड्स पहले डिलीवर कर चुके हैं, आज हम लोगों ने अमाउंट रिसीव किया है। कैश डिस्काउंट कब मिला करता है? जब फ्यूचर में जाके अमाउंट गुड्स डिलीवर करनी हो तब मिलता है कैश डिस्काउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जिस दिन हम लोगों ने गुड्स डिलीवर करनी हो उसी दिन हमें चेक मिल जाए तब देती हैं क्या कैश डिस्काउंट? नहीं। कब देते रहते हैं? क्रेडिट सेल्स के ऊपर, क्रेडिट सेल्स के ऊपर, और वो भी उस टाइम जब अमाउंट रिसीव करनी हो। सेल्स में पहले कर चुका था, सेल्स में जनवरी के मंथ में किसी और डेट पे कर चुका था, लेकिन मैं चल रहा था कैश बेस अकाउंटिंग के मुताबिक,
उस दिन मैंने अपनी सेल्स रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मुझे पैसे ही नहीं मिले थे। कैश बेस अकाउंटिंग है ना, सेल्स कैश बेस अकाउंटिंग में उस टाइम पर रिकॉर्ड होती है जब उसके अगेंस्ट आपको अमाउंट रिसीव हो जाए। मुझे तो अमाउंट रिसीव ही नहीं हुई थी, क्या मैंने कोई सेल्स रिकॉर्ड की? नहीं की थी। लेकिन वो कहता है कि 31 जनवरी को मैंने कर दी है, सेल्स वर बुक्ड, 31 जनवरी को मैंने अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर दी है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, भाई कितने की हैं? कहते हैं नेट अमाउंट की हैं, जितने का मैंने चेक रिसीव किया है। बिल्कुल सही किया है, ऐसा ही किया जाता है, नेट अमाउंट से ही रिकॉर्डिंग होती है। आपने स्टार्ट में पढ़ा नहीं था कि अगर क्रेडिट सेल्स करते हो तो देखो आपका कस्टमर डिस्काउंट को अवेल करेगा या नहीं करेगा। अगर आंसर हो कि डिस्काउंट को अवेल करेगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई नेट अमाउंट पे अपनी सेल्स रिकॉर्ड करना। अब उसके कस्टमर ने डिस्काउंट को अवेल किया और उसने नेट अमाउंट का चेक दिया 0.9 मिलियन का, और वो कहता है कि मैंने 0.9 मिलियन से ही सेल्स रिकॉर्ड कर दी है, गुड्स भी जनवरी में डिलीवर कर चुका था और उनकी रिकॉर्डिंग जनवरी के एंड पर आके कर दी है, अमाउंट रिसीव कर चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनती। या तो ये होता कि उसने सेल्स को ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड किया होता, फिर मसला बन जाना था, उसने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, और जब रिकॉर्ड किया उस टाइम पे नेट अमाउंट पे ही जाके रिकॉर्ड कर दिया, आपने कुछ भी नहीं किया। ऑल राइट, तो आपके आई कैप के एग्जाम्स में ऐसी एडजस्टमेंट्स मौजूद होती हैं जिनके बारे में हमें बताना पड़ता है, नो इम्पैक्ट, नो रिकॉर्डिंग। मतलब ये नहीं कि आई कैप ने पूछ लिया है तो हर हॉल में कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स होगी, अक्सर स्टूडेंट यही सोचते हैं, जबकि आपने इसको सिर्फ इग्नोर कर देना। तो अब ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को? एक बार रिपीट कर रहे हैं, कैश बेस अकाउंटिंग है, ऐसे सपोज करो जैसे मैंने गुड्स डिलीवर की थी उसको 20 जनवरी को, मैंने सिंपल जाके कस्टमर को गुड्स डिलीवर की और वो गुड्स थी मेरे पास 1 मिलियन की, जिनकी प्राइस थी मेरे पास 1 मिलियन रुपीज। मैंने उसको गुड्स डिलीवर की तो उसने कहा कि भाई उधार पर है, और मैं कर रहा हूँ कैश बेस अकाउंटिंग। क्या मेरे पास उस टाइम पे 20 जनवरी को क्या कोई कैश आया था? कोई मेरे पास कैश नहीं आया था, तो क्या मैंने कोई रिकॉर्डिंग की होगी सेल्स में जाकर? नहीं की होगी। जब कैश नहीं आया तो मैं रिकॉर्डिंग कहां से करूं? देखो उसने स्टार्ट में ही आपसे कह दिया था कि भाई जीटी कौन सी अकाउंटिंग पर चल रहा है, तो क्या कैश बेस अकाउंटिंग में क्या उसने ये अपनी कोई सेल्स रिकॉर्ड की होंगी? नहीं की। अच्छा, अब देखो जब 31 जनवरी को उसके पास कैश आया, उसने तो उस दिन जाके रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब उसके कस्टमर ने आकर उसको 0.9 मिलियन रुपीज दे दिया, हालांकि मैंने उसे कितने की सेल्स की थी? 1 मिलियन रुपीज की। भाई 0.9 उसने क्यों दे दिए? उसने 1 मिलियन में से 10% डिस्काउंट लिया है, और वो कौन सा डिस्काउंट है? क्या है? ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, मतलब गुड्स मैंने आज नहीं डिलीवर की, मैंने प्रीवियस किसी टाइम ड्यूरेशन में डिलीवर की हुई थी। यहाँ पे आप देखो, ट्रेड डिस्काउंट होता इमीडिएटली आज ही गुड्स डिलीवर कर रहा हूं और पैसे भी ले लिए हैं। कैश डिस्काउंट है, गुड्स पहले डिलीवर की हुई थी, पैसे आज जाके ले रहा हूं। अब कैश बेस अकाउंटिंग में मैंने अपनी सेल्स भी आज ही रिकॉर्ड की है, और सेल्स कौन सी अमाउंट पे रिकॉर्ड होती रहती है? हमेशा नेट अमाउंट पर, नेट ऑफ डिस्काउंट। तो उसने आपसे यही कहा कि यार मैंने नेट सेल्स वाज बुक्ड ऑन रिसीट ऑफ चेक, इट मींस दैट कि भाई जब गुड्स डिलीवर की थी तब हम लोगों ने सेल्स रिकॉर्ड कब रिकॉर्ड कर रही हैं? जिस दिन हम लोगों ने चेक रिसीव किया। किस दिन रिसीव किया? 31 जनवरी को। कितनी अमाउंट से? 0.9 मिलियन से। ये क्लियर हो गया? अच्छा, फिर उसने कहा कि भाई ये जो 0.5 मिलियन 0.9 मिलियन है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? कहता है प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड, कि जितने की मैंने उसे गुड्स डिलीवर की थी उनकी सेल्स प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नेट ऑफ
10% डिस्काउंट है ये, मतलब फुल प्राइस को नहीं डिनोट करता, नेट ऑफ 10% डिस्काउंट है। हमने कहा कोई मसला नहीं है, सेल्स वैसे भी नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होती हैं और तुमने भी नेट अमाउंट पे ही रिकॉर्ड की। ऑल राइट, अब समझ आ गए? तो आपने सिंपल इसको इग्नोर कर देना था, कुछ कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर 35 जनवरी से पहले पेमेंट कर दे फिर करेंगे? तब भी कुछ नहीं करें। अगर सेम सिचुएशन है, वो 28 जनवरी को कर दे तब भी कुछ नहीं करे, वो 25 जनवरी को पेमेंट करते और आगे सेम स्टोरी है, कुछ नहीं करता। क्लियर? क्लियर? लेकिन अगर यहां पर 1 Feb लिखा हुआ होता, मतलब 31 जनवरी नहीं लिखा हुआ, अब रिकॉर्डिंग करेंगे, अब अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे और क्या रिकॉर्डिंग आएगी? रिसीव, मैंने सेल्स नहीं रिकॉर्ड की थी, जबकि गुड्स तो मैं डिलीवर कर चुका हूं, तो भाई क्रेडिट सेल्स हो गई, तो क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री बनती है? रिसीवेबल्स टू सेल्स अकाउंट, जाके वो रिकॉर्ड कर देंगे, फिर वो आपको बता देगा कि भाई हमने 1 मिलियन की गुड्स डिलीवर की हैं, 10% डिस्काउंट वगैरह वगैरह। डिस्काउंट को अगर अवेल करेगा तो फिर 0.9 की जाके रिकॉर्ड कर देंगे, अदरवाइज 1 मिलियन जाके रिकॉर्ड कर, बाकी वो सिचुएशन फिर आपको बता दें। क्लियर? अगर 31 जनवरी से पहले पेमेंट रिसीव कर लिया है, कुछ नहीं करना, लेकिन 31 जनवरी तक भी पेमेंट रिसीव नहीं की, फैब में जा रही है पेमेंट, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करनी है। ओके, हाँ जी। अब आ जाए नेक्स्ट। अब देखें भैया आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो चुका है 31 जनवरी, लेकिन ये वाली ट्रांजेक्शन कब हुई? 1 Feb 2006। अब इसका यह मतलब नहीं है कि भाई मैंने तो 31 जनवरी तक करना था तो इन दोनों को ओमिट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखना है कि कहीं इनका ताल्लुक जनवरी से तो नहीं, तो जितने पोर्शन का ताल्लुक जनवरी से होगा वो जाके रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि वो फिर 31 जनवरी तक मैं पे या रिसीव नहीं किया होगा, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। अब यहां पे कहता है कि पेमेंट्स ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। अब देखिए, वैसे तो जनवरी के मंथ की जो सैलरीज हैं 31 जनवरी को ड्यू हो जाती हैं, लेकिन क्या 31 जनवरी को मिलती हैं? तो भाई 31 जनवरी को पेएबल के तौर पर रिकॉर्ड होती हैं, चाहे आप 1 Feb को पे ही क्यों ना कर दो, लेकिन 31 जनवरी को तो नहीं पे किया ना, तो 31 जनवरी को पेएबल रिकॉर्ड होगी, आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। हाँ, जब आप पे करोगे तब वो लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। अब आप चाहे फर्स्ट को करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, जब मर्जी करो, लेकिन अब 31 जनवरी को आपको अपना पेएबल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहते हैं पेमेंट्स ऑफ सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ 2000, यही हाँ यूटिलिटी बिल्स का होता है कि जनवरी के यूटिलिटी बिल्स फैब में पे कर रहे होते हैं, तो जनवरी के एंड पर जाके उनको पेएबल रिकॉर्ड किया जाता है, अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाती है। अब यहां देखें, अमाउंटिंग टू रुपीज, कहते हैं जनवरी के मंथ की जो हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस हैं 0.5 मिलियन, वो हम लोगों ने पे कर दी। अच्छा, साथ में क्या इसका मतलब ये है, अभी तक की स्टेटमेंट को पढ़कर, कि जैसे जनवरी के मंथ में एंड पर जाकर अब जब उसने पे नहीं किया तो क्या उसने कहीं रिकॉर्ड किया हुआ होगा? नहीं रिकॉर्ड किया होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कल आप लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल की थी जिसमें आप लोग वाटर का जो बिल था वो 1 साल का एंड ऑफ द ईयर जाके पे कर रहे थे, तो फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने कुछ भी पे नहीं किया हुआ था, तो कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया हुआ था। अब यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, जब आपने 31 जनवरी तक किसी किस्म की कोई सैलरीज पे ही नहीं की हुई तो क्या कहीं पे कोई रिकॉर्डिंग होगी? नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे जनवरी का एक्सपेंस चार्ज जनवरी को ही होना चाहिए एक्रूअल बेस अकाउंटिंग के मुताबिक, तो जनवरी के लिए तो वो आपके पास आपकी पेबल्स के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा, एक्रूड एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो कितना जाके रिकॉर्ड करेंगे? 0.5 अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक। लेकिन साथ में उसने ये कहा कि दिस अमाउंट इंक्लूड, कि भाई 0.5 में शामिल है कौन सी अमाउंट? 0.02 मिलियन, और ये इसका ताल्लुक किस चीज से है? पेड टू एन एम्प्लॉय एज
एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ, तो क्या इसका मेरे जनवरी से कोई ताल्लुक है? तो 0.5 में से ये अमाउंट माइनस कर देनी है, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितनी बन जाएगी? 0.48। तो पेएबल 0.48 जाके रिकॉर्ड करना। तो आपके पास क्या एंट्री बनेगी इसकी? सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरीज एंड वेजेस पेएबल या एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से? 0.48 से। ये रहा। क्लियर? अपनी यार लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लो। तुमने जनवरी के मंथ की सैलरीज नहीं पे की, फैब में जाके पे कर रहे हो, तो जनवरी के मंथ के लिए तो लाइबिलिटी है ना। क्लोजिंग करने लगे हो, जाके लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दो। ये अकाउंट जाके बना लो कि अपने पास सैलरीज एंड वेजेस, और यहाँ पर तुम्हारी लाइबिलिटी आ जाएगी 0.48। ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर दो 0.48। भाई जनवरी का एक्सपेंस तो जनवरी को दो ना, तो उसका एक्सपेंस 0.48 जब इसको दिया तो हमने पूछा क्या पे किया, उसने कहा नहीं। हमने कहा चलो पेएबल रिकॉर्ड करो। तो एंट्री क्या बन गई? सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ये रहा। डन। अब कोई इशू इस अकाउंट में, इस ट्रांजैक्शन में कोई मसला? जी। अब मुझे ना आप लोग नेक्स्ट वाला बताएं, 15 फैब वाला आप लोग मुझे बताएं क्या रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। Payment of utility bills for the month of January amounting to rupees कब की? 15 फैब। तो 31 जनवरी को क्या ये मेरा पेबल नहीं था? है तो उसके लिए ना। तो देखो फर्स्ट फैब की तरह की थी, बल्कि फर्स्ट फैब थोड़ी सी डिफिकल्ट थी कि आपने 0.02 की एडजस्टमेंट करनी थी, तो कहीं 0.5 ना जाके लिख दो। लेकिन ये तो बिल्कुल सिंपल सी थी। तो क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस या यूटिलिटी पेएबल क्रेडिट हो जाएगा आपके पास। कितनी अमाउंट से? 0.3 से। और ये आपके पास एंट्री है। आई होप कि आज आप लोगों को एडजस्टिंग एंट्रीज की सही से समझ आ गई होगी कि इस किस्म का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बता देंगे। ऐसे ही है ना? गुड, शाबाश। और हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके जस्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं। आप लोग सिंपली इनके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इनमें कोई ऐसी खास मुश्किल नहीं है। अगर आपको पढ़ते हुए कोई 2-4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आए हैं तो जल्दी से डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर बताएं मुझे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, on 1st March 2017 Zahra pays an insurance premium of rupees 24 the period to 28 Feb 2018। अब देखें 1 मार्च को पे किया गया, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, तो अगले साल फैब के एंड पे जाके इसने एक्सपायर हो जाना है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द चार्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड 31 अक्टूबर 2017। दिसंबर नहीं है, और सिर्फ अक्टूबर के लिए हम लोगों ने बताना है। एंड प्री पेमेंट्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट। कौन सी डेट? 31 अक्टूबर। कहते हैं एक्सपेंस कितना चार्ज करोगे और प्रीपेड कितना जाएगा। तो आप लोग देखो कि आपके पास मार्च से स्टार्ट हो रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 मंथ्स प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर जाएगा। 8 मंथ्स प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस, ये 2400 फॉर द ईयर था, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 1600 ये चला जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है ये आपके पास आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस करंट एसेट्स। ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें से क्या आपके पास बनता है?
नेक्स्ट क्या था अहमद? 4 on year end a business has outstanding electricity bill of rupees, outstanding electricity bill payable मंथ्स के एंड पे 15,000 रुपए की उसकी लाइबिलिटी है. ड्यूरिंग द ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड और रुपीज 190,000. What adjustment will be required to utility expense account regarding the outstanding bill? अब ये देखो रिक्वायर्ड, ये देखो यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट बनाया, ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया, है ना, कि ये आपको इधर लिखने की जरूरत नहीं थी. और साल के मंथ्स के एंड पे या ईयर के एंड पर लाइबिलिटी कितनी है, 15 की लाइबिलिटी है आपके पास. उसने ये नहीं पूछा कि आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, उसने ये पूछा है यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट करोगे. तो यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट की कौन सी साइड पे मौजूद है, तो डेबिट रुपीज 15,000. और किसके बारे में, आउटस्टैंडिंग बिल के बारे में, पेड के बारे में नहीं कहा उसने. तो सिंपल ये जाके एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. क्लियर? Five number question. Atif finalized his draft accounts and ignore a prepayment of rupees 100 and accrued expense of rupees 300. What will be the impact on profit for the, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस किस्म के क्वेश्चन पूछो, बताते हुए भी मजा आता है यार, कोई चीज पूछी गई है. अब यहां पर बात क्या है कि भाई आपके पास आपका एक अकाउंट मौजूद था, ये देखें, उसने ये नहीं बताया ये कौन सा है हमारे पास, प्रीपेमेंट है, चले एक्सपेंस अकाउंट है ये हमारे पास. उसमें कहते हैं प्री पेमेंट्स 100 की थी जो हम लोगों ने इग्नोर कर दी, और 300 एक्रूवल्स में थे वो भी हम लोगों ने इग्नोर कर दिया. उसने ये नहीं बताया कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने कैश पे कितना किया. अच्छा, मैं ना आपको यहाँ पर लेके चला कि यार हम लोगों ने जो कैश पे किया है ना वो 1,000 किया. यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. जो हम लोगों ने कैश पे किया है ना, ये मैंने सपोज किया वैल्यू कि वो 1,000 रुपीज की है. अब ना तो मैंने एडजस्टिंग एंट्री कोई नहीं रिकॉर्ड की, मतलब कैश बेस्ड अकाउंटिंग पे चला गया, मैंने किसी किस्म की कोई एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड नहीं. और मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाकर मैंने चार्ज कर दिया 1,000 रुपीज, जाके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को एज एन एक्सपेंस चार्ज कर दिया. ये बात समझ आ गई है? अच्छा, ऐसी मिस्टेक्स आपसे होंगी कि आपके पास प्री पेमेंट्स होंगी, आपने एक्रूड कर दिया होगा, एक्रूवल्स होंगे आपने प्रीपेड कर दिया, या ऐसा होगा बिल्कुल ही आपने ओमिट कर दिया होगा, स्किप कर दिया होगा, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा. या ऐसा होगा कि प्री पेमेंट्स होंगी 100 की, आपने 10 से रिकॉर्ड कर दी होंगी बाय मिस्टेक. या होंगी 50 की और आपने उसको 15 से रिकॉर्ड कर दी. कुछ भी ऐसी मिस्टेक्स, तो उसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम एडजस्ट होने वाली होती है. क्वेश्चन से ये पूछ लेना कि बिफोर करेक्शन ऑफ एरर उसने इंपैक्ट पूछा है या आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर उसने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यूज पूछी है. ये पहले क्वेश्चन में अच्छे तरीके से पढ़ लें. कभी कभी वो ये कहता है कि भाई इस एरर का इंपैक्ट क्या होगा आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के ऊपर, और कभी कभी ये कहता है कि अगर मैं इसको ठीक करूं तो इसका इंपैक्ट क्या जाएगा. आपको इस किस्म के क्वेश्चन नजर आ जाएंगे. अब यहां पर देखें उसने आपसे क्या पूछा, कहते हैं व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर. प्रॉफिट फॉर द ईयर के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा. अब देखें, अगर मैं यहां पर प्री पेमेंट्स रिकॉर्ड कर देता, अभी उसने कितनी अमाउंट रिकॉर्ड की हुई है
1000 अब जरा आप एडजस्टमेंट्स की तरफ आए कि अगर मैं जाकर प्री पेमेंट्स ऑफ ₹100 कौन सी साइड पर आएगा? यहां पे ये रिकॉर्ड कर दूं, यहां पर मैं इसको रिकॉर्ड कर दूं। और एक्रूड एक्सपेंस ऑफ ₹300 कौन सी साइड पर आएगा? मैं यहां पर भी इसको रिकॉर्ड कर दूं, एक्रूड एक्सपेंस एंड प्री पेमेंट्स। तो मुझे बताओ कि क्या मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 1000 ही चार्ज करूंगा अभी भी? अब मैं कितनी अमाउंट जाके चार्ज करूंगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में? 1200। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट किया हुआ था या अंडरस्टेट किया हुआ था? अंडरस्टेट किया हुआ था। मुझे एक्सपेंस रिकॉर्ड 1200 रुपए से करना चाहिए था, जबकि मैंने रिकॉर्ड कितनी अमाउंट से किया हुआ है? 1000 रुपीज से किया हुआ था। जहां पर आपको अकाउंटिंग में मसला आए, वहां पर आपने अमाउंट्स को सपोज करके उसके इम्पैक्ट को चेक कर लेना है, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैंने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया हुआ था तो उसकी वजह से प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा या ओवरस्टेट होगा? ओवरस्टेट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 200 रुपीज से। ऑल राइट, उसने आपसे यही पूछा था। ओवरस्टेट बाय ₹200। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब उसने सिर्फ ये पूछा व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हमने कहा कि आपका जो प्रॉफिट है वो इस एरर की वजह से 200 रुपीज से ओवरस्टेट है। अगर ये इम्पैक्ट ऑन एक्सपेंसेस पूछता तो हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस आर अंडरस्टेटेड बाय ₹200। ये बात क्लियर? और अगर वो आपसे ये पूछता व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर करेक्शन ऑफ दीज एरर्स, फिर हम लोग ऑप्शन डी को जाके टिक करते हैं, क्योंकि फिर हम लोग एक्सपेंसेस को 200 से इंक्रीज करते तो प्रॉफिट 200 से डिक्रीज हो जाता। तो ये फर्क आता रहता है इसमें। क्या ये बात क्लियर है? अब आप लोगों ने जाकर अपने पास अकाउंट्स बना लेनी है। कैश पेड की अमाउंट नहीं थी तो एक सही वाली अमाउंट जिसकी मतलब ठीक से कैलकुलेशन कर सको अपनी तरफ से सपोज करो, और फिर जाके चेक करो कि अगर ये दोनों, अब देखिए रेड कलर में मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने पहले इनको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो मैंने एक्सपेंसेस कितने चार्ज किए हुए थे? 1000 रुपीज के। और जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे और अब मैंने करेक्शन की, जब मैंने करेक्शन की मैंने प्री पेमेंट्स भी अब रिकॉर्ड कर दी, मैंने एक्रूअल्स भी रिकॉर्ड कर दिए, तब मेरा एक्सपेंस कितना जा रहा है? 1200। तो एक्सपेंसेस को मैंने अंडरस्टेट किया हुआ है। एक्सपेंसेस के अंडरस्टेट करने की वजह से मेरा प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर? रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। मजीद इनकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Correct, stand for profit and make